नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संविदा वर्ग 3 की मैथ्स क्लास की सीरीज चालू करने जा रहे हैं आज से, जिसमें हम संविदा वर्ग 3 मैथ्स का सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो आप लोग यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहले देखेंगे हम संविदा शिक्षक का सिलेबस, जिसमें सबसे पहले बोला गया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या सीखेंगे कि 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ना व लिखना। नंबर सिस्टम में सबसे पहले सीखेंगे हम 1000 से बड़ी संख्या, 1000 से बड़ी संख्या को लिखना एवं पढ़ना। उसके बाद देखेंगे हम जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना। फिर क्या देखेंगे हम, जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना, जिसमें हम 5 अंकों तक की संख्या को जोड़ना सीखेंगे। कितनी? 5 अंकों, 5 अंकों तक की संख्या को जोड़ना सीखेंगे और गुणा करना सीखेंगे। गुणा सीखेंगे। गुणा में 2 और 3 संख्याओं का गुणा करना। कितना? 2 और 3, 2 और 3 संख्या का गुणा करना सीखेंगे। और उसके बाद में भाग देना 4 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या से भाग देना। क्या सीखेंगे? भाग। 4 अंकों वाली संख्या में 2 अंकों वाली संख्या से भाग देना। और उसके बाद में भिन्न की अवधारणा, सरलतम रूप, समभिन्न, विषम भिन्न। भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होता है? भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है हम देखेंगे अवधारणा में कि समभिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, भिन्न को जोड़ना एवं घटाना, ये सब चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे भिन्न को दशमलव या दशमलव को भिन्न में बदलना। भिन्न को दशमलव व दशमलव को भिन्न में बदलना। ये हम सिलेबस देखना है, जिसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो क्या देखेंगे हम, भिन्न के अंतर्गत सीखेंगे भिन्न को दशमलव को भिन्न में बदलना एवं भिन्न को दशमलव में बदलना। उसके बाद हम देखेंगे इकाइयां किसकी? लंबाई, भार, आयतन, इन सब की इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, जैसे कोई गोला है, कोई बेलन है, जिसका आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। क्या? आयतन। आयतन ज्ञात करना। उसके बाद देखेंगे पैसा, लंबाई, भार। क्या देखेंगे? पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ चीजें सीखेंगे समय से संबंधित, समय यानी घड़ी से संबंधित। और फिर देखेंगे हम भार, हम वजन की यूनिट देखेंगे, ग्राम, किलोग्राम, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आयतन देखेंगे, लीटर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और इकाई समय। फिर देखेंगे हम मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है एवं सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है, इस प्रकार की चीजें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम पैटर्न, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को आगे बढ़ना, पैटर्न, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझना, आगे बढ़ना और पैटर्न को तैयार करना। संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण, त्रिभुजीय संख्याओं और वर्ग संख्याओं के पैटर्न को समझना। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम ज्यामिति। क्या देखेंगे हम? ज्यामिति देखेंगे। तो ज्यामिति में देखेंगे मूल ज्यामिति की अवधारणा है। मूल ज्यामिति की अवधारणा है ज्यामिति देखेंगे। ज्यामिति में देखेंगे मूल ज्यामिति की अवधारणा, किरण देखेंगे, रेखाखंड और कोण देखेंगे, कोणों का वर्गीकरण, कोण कितने प्रकार के होते हैं उनके प्रकारों को पढ़ेंगे। त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुजों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं हम उनको पढ़ेंगे। भुजाओं के आधार पर भी पढ़ेंगे और कोणों के आधार पर, मतलब कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज
कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम वृत्त। वृत्त के अंदर पढ़ेंगे वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास। वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, उसकी पहचान करना, उसको समझना, ये सब सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वृत्त, त्रिज्या और व्यास में परस्पर संबंध क्या होता है। वृत्त जैसे वृत्त, त्रिज्या और ये इसका क्या हो गया पूरा व्यास। वृत्त, त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या, समांतर रेखा व लंबवत रेखा क्या होती है, उनको समझना। सरल ज्यामिति को पढ़ेंगे। आकृतियां देखेंगे और त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे तथा परिमाप। किसी भी चीज का भुजाएं दी रहेंगी, हमें उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना या फिर उसका परिमाप ज्ञात करना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। 2D आकृति को पहचानना, 2 डायमेंशनल आकृति यानी द्विविमीय आकृति को जानना या पहचानना। उसके बाद देखेंगे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना। दैनिक जीवन में जो चीजें हमको यूज होती हैं, उपयोग में लाई जाती हैं, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। और घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना, AM और PM के रूप में व्यक्त करना, इन सब चीजों को देखेंगे। फिर देखेंगे 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की जो घड़ी रहती उसके साथ क्या संबंध है एक दूसरे का, वो देखेंगे। और देखेंगे हम ग्राफ के बारे में, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ये जो संविदा वर्ग 3 का जो सिलेबस है बड़ा आसान है, छोटी छोटी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, तो इन सब चीजों को हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या सबसे पहले देखेंगे हम प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक जो संख्या होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, या उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4 और कहां तक, इन्फिनिटी तक, ये सब होंगे हमारी प्राकृत संख्या। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखते हैं, पूर्ण संख्या क्या है, जो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। इसको बोलेंगे हम पूर्ण संख्या, बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। जो हमने प्राकृत संख्या पढ़ी है उनमें वो क्या है, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जाती है, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी तक, ये हमारी पूर्ण संख्या है। यदि इसमें हम 0 ऐड कर दें, किसको ऐड करना है हमको, 0 को, यदि हम इसमें 0 और ऐड कर दें तो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 डैश डैश करके कहां तक, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी तक जो संख्या होती है वो कौन सी कहलाती है, अनंत तक जो संख्या होती है वो कौन सी कहलाती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद देखेंगे, हमने अभी प्राकृत संख्या देखी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 को हमने उसमें ऐड कर दिया, वो हो गई हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब देखेंगे हम वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, वास्तविक, सॉरी अभी देखेंगे हम पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं, देखिए हमने इनको 1 से इन्फिनिटी तक पढ़ा। अब पूर्णांक में हम देखेंगे 0 से शुरू करें, यदि 1, 2, 3 डैश डैश करके इस साइड इन्फिनिटी तक जाएंगे और इस साइड जाएंगे, क्या होगा, -1, -2, -3 कहां तक, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। जो 0 से शुरू होती है प्लस में भी जाती है, प्लस में भी पढ़ेंगी और माइनस में भी, तो क्या रहेगी, 0, 1, 2, 3 डैश डैश इनफाइनाइट, और इस साइड जाएंगे तो 0, -1, -2, -3 अप टू डैश डैश कहां तक, इनफाइनाइट। तो ये कौन सी संख्या कहलाएंगी, ये हमारी कहलाएंगी पूर्णांक। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होकर Z तक जाता है। उसके बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसमें 0 हम ऐड कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट। उसके बाद पूर्णांक में देखते हैं, ये सब संख्या 0 से
स्टार्ट होके जाती है, इनमें माइनस वाली संख्या को भी ऐड कर दिया जाता है। तो क्या होगा, -1 -2 -3 डैश डैश इस साइड इंफिनिटी तक, और 1 2 3 इस साइड इंफिनिटी तक। ये हमारी संख्या कहलाएंगी पूर्ण संख्या। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है या रियल नंबर। तो रियल नंबर आपके जो रहेंगे वो पॉइंट में भी आ सकते हैं, यानी डेसिमल में भी आ सकते हैं, माइनस में भी आ सकते हैं और प्लस में भी आ सकते हैं। तो कौन सी संख्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या हो सकती है, -0.5 -0.5 0.05 और 0.6 या इन्फिनिटी। तो ये संख्याएं जो जिसमें पॉइंट भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्याएं। तो अभी हमने क्या देखा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक ये इंटीजर, और वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, इन सब के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं हम सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या इवन नंबर और विषम संख्या ऑड नंबर। देखिए बात करें हम सम संख्या की, तो सम संख्या की बात करें क्या बोलते हैं उनको, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 4 6 8, इस प्रकार से ये जिसमें वह संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए, वह संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए, 2 4 6 8, ये सब संख्या कौन सी होती है, कहां तक जाएंगी, ये भी इंफिनिटी तक जा सकती है। कौन सी है, इवन नंबर। इवन नंबर या सम संख्या। सम संख्या क्या बोलते हैं इनको, इवन नंबर बोलेंगे या सम संख्या, जिसमें 2 से भाग पूरा पूरा चला जाता है, जैसे 2 4 6 8 डैश डैश करके कहां तक, इंफिनिटी तक हो सकती है। और इनके अलावा हमने इनके बीच में जो संख्याएं छोड़ी हैं, 1 3 5 7, ये सब संख्याएं वो भी इंफिनिटी तक जाएंगी, वो ऑड नंबर कहलाएंगी। कौन सी संख्या, ऑड नंबर। जैसे देखो ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या रहेगा, 1 3 5 7, कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये रही हमारी इवन नंबर, ये रहे हमारे ऑड नंबर, सम संख्या, और ये है कौन सी है हमारी, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में जाना। इसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में पढ़े। हम जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है। कैसे, p/q के रूप में, जो वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे परिमेय संख्या देखें तो 1/2, 3/5, 5/7, कई प्रकार की संख्या हो सकती हैं। तो जिनको हम p/q के रूप में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, देखिए इनको हम p माने, यदि इसको q माने, तो इनको हम कैसे लिख रहे हैं, p/q के रूप में लिख रहे हैं। तो ये संख्या कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है परिमेय संख्या, या इन्हीं को बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। वह संख्या, इसकी परिभाषा ही है कि वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है, p/q के रूप में लिखी जाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, रैशनल नंबर कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम अपरिमेय संख्या क्या होती है। क्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इन रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में जाने। तो हमने देखा जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा रही थी वो तो परिमेय संख्या थी।
अपरिमेय संख्या जिसको हम जैसे √2, √3 या √7 जिनको हम रूट के अंदर दर्शाते हैं, ये संख्या कौन सी कहलाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्या। इनरैशनल नंबर है √2, √3, √7। अब बात ये आती है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाई है, पाई की बात करें, जो पाई है पूछा जाता है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं, एक ऑप्शन में आपका पाई दर्शाते हैं कि बताइए इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, तो लोग आप क्या करते हैं, पाई को परिमेय संख्या में दर्शा देते हैं, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या। देखिए जैसे पाई का वैल्यू होती है, पाई का मान होता है 22/7। हमने देखा है पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो जो पाई का मान 22/7 है, इसको देखने से क्या प्रतीत हो रहा है कि एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। लेकिन आपसे 22/7 तो पूछा नहीं जा रहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में दिया जाएगा पाई। पाई रैशनल नंबर है कि इनरैशनल नंबर अपन को बताना है, तो पूछा जा रहा है पाई, तो हम 22/7 बिल्कुल नहीं समझेंगे। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 इसकी वैल्यू होती है, लेकिन पाई जो है कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो √2, √3, √7 एवं पाई को देखें तो ये कौन सी संख्या आती है? हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम देखेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है। क्या देखेंगे? अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे वह संख्या, अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि वह संख्या जिसके दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? दो। एक तो वह खुद से विभाजित होती है और दूसरी एक से विभाजित होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, या इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या हमने क्या कहा कि वह संख्या जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें, यदि एक को देखेंगे तो एक में सिर्फ एक से ही भाग जाएगा, दो से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एक में सिर्फ एक से भाग जाएगा, तो एक में कितने से भाग गया? एक से। अब देखते हैं हम दो में भाग देंगे, दो में एक से भाग जा सकता है, दो में एक से भाग चला जाएगा, और दो में दो से भी भाग चला जाएगा, दो में दो से भी भाग चला जाएगा। ठीक है, अब यदि हम देखें तीन में किससे? तीन में एक से तो भाग जाएगा, तो तीन में जाएगा एक से भाग। अब हम तीन से देखें, तीन से दो में भाग दें तो तीन से दो में भाग नहीं जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। उसमें दो से तीन में कभी भाग जाता ही नहीं है, तो तीन में सिर्फ एक से भाग जाएगा या फिर तीन से भाग जाएगा। किससे जाएगा? तीन से। ठीक है, तीन से भाग जाएगा। इसके बाद 1, 2, 3 देखा। अब देखते हैं हम चार में देख किससे भाग जाएगा। चार में हम देखें, सबसे पहले तो एक से भाग जाएगा, फिर किससे? दो से भाग जाएगा, फिर चार से भी भाग जाएगा। ठीक है, चार से भी भाग जाएगा। तो हमने देखा एक में सिर्फ एक संख्या से भाग जा रहा है। ठीक है, दो में दो संख्याओं से भाग जा रहा है, एक से भी जाएगा, दो से भी जाएगा, और तीन में एक से भी भाग जाएगा और तीन से भी जाएगा। ठीक है, और चार जो है उसमें एक से भाग जाएगा, दो से भाग जाएगा और चार से भी भाग चला जाएगा। हमने इतना देखा, लेकिन हमको परिभाषा पता है कि वह संख्या जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, तो वो संख्या कौन सी कहलाती? अभाज्य संख्या। तो हमने देखा एक जो है इसके फैक्टर केवल एक ही है, स्वयं से भाग जा रही है, तो इसमें इसका केवल एक ही फैक्टर है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब हम बात करें दो की, तो दो की बात करते हैं, तो दो में एक से भी भाग जा रहा है और दो में दो से भी भाग जा रहा है, दो में एक से भी भाग जा रहा है और दो में दो से भी भाग जा रहा है। हमने दो फैक्टर देखे थे, लेकिन इसमें दो फैक्टर हैं, इसमें दो फैक्टर हैं, तो दो में दो संख्याओं से भाग जा रहा है, तो ये हमारी कौन सी? अभाज्य संख्या होगी। ये हमारी कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या।
जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। अब हम 3 में देखें, 3 में भी हमारा 1 से भाग गया और 3 से भाग गया। 3 में 1 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, उसके आगे पीछे किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी हमारी कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। कौन सी है? अभाज्य। अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। ठीक है। और हमने 5 में हमने मतलब 1 से भी भाग गया था, 2 से भी गया और 3 से गया, तो इसके तो फैक्टर हो गए 3, 4 के 3 फैक्टर है, ये इसके 2 फैक्टर तो है नहीं है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं, एक और देख लेते हैं, 5 में हम भाग देंगे तो किससे जाएगा? सबसे पहले 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा। किससे जाएगा? 5 एकम 5 होता है, 5 एकम 5 में 5 से 5 में भाग चला जाएगा। तो इसको हमको देखने से ये पता चल रहा है कि इसके भी 2 फैक्टर है, 5 के भी 2 फैक्टर है, इसलिए ये भी हमारी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य। तो हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा, अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा, हमने देखा कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें 2, 3 और 5, इन तीनों के 2 फैक्टर आए, तो ये हमारी अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्या कितनी प्राप्त होगी? अभाज्य संख्या तो अनंत प्राप्त होगी, लेकिन क्या है, इनको हम देखें तो क्या है, जैसे अब 1 तो है नहीं, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब संख्याएं आगे तक बढ़ती जाती हैं, ये सब संख्याएं आगे तक बढ़ती जाएंगी। अब जितना भी जाए आगे तक बढ़ती जाती हैं, तो इनमें ये सब संख्याएं, इनके केवल और केवल 2 फैक्टर। यदि हम 19 की बात करें, तो इसका भी एक फैक्टर होगा और एक 19, केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे। ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं में हमने क्या पढ़ा कि जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब सबसे मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन में आपको 1, 2, 3 सभी दिए जाएंगे। तो इसमें क्या रहेगा, सब लोग ये सोचते हैं कि 2 ये है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, सब लोग ये सोचते हैं। लेकिन हमने अभी प्रूव करके भी देखा है कि 2 एक ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर आते हैं, तो वह भी अभाज्य संख्या है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या एक मात्र है। देखिए 2 ये है, जो 2 है यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये हमने देखा। लेकिन हमको ये पता है कि कोई भी सम संख्या हो उसमें 2 से तो भाग जाता ही जाता है। ठीक है। तो आप कभी भी पढ़ोगे तो कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है, कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। लेकिन 2 यह एक ऐसा इवन नंबर है, 2 एक ऐसी इवन नंबर है जो अभाज्य संख्या में गिना जाता है। जो अभाज्य संख्या है, तो 2 एक ऐसी संख्या है, सभी सम संख्याओं में 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। कि अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन एक और आता है कि कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि बताइए इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। जैसे हम देखें तो ऑप्शन में दिया है, जैसे 101, 141 और 111 और 143, ये हमको ऑप्शन में दिएगा और कहा जाता है कि बताइए अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या बताइए। तो ऐसे तो हम इनको देख के बता नहीं सकते, क्योंकि हमने देखा है कि 2 से जिसमें भाग जाता है वो भाज्य रहती है, बाकी सबके फैक्टर निकालते हैं। अब इन संख्याओं के हम कितना फैक्टर देखेंगे। तो
इनको देखने के लिए एक मेथड रहती है। इन संख्याओं का हमको पता लगाना है कि इनमें अभाज्य संख्या कौन सी है। इसके लिए हम जो जिस संख्या का पता लगाएंगे सबसे पहले उसको, जैसे हम पता लगाएं 101, 101 है संख्या 101, ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, प्राइम नंबर है कि नहीं, हमको ये बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके निकटवर्ती वर्ग क्या है। इसके निकटवर्ती वर्ग क्या है। जैसे 100 लिखा है, मान लीजिए 100 लिखा है, ये 101 लिखा है, इससे ज्यादा एक फैक्ट मतलब वर्ग क्या रहेगा, ये 100 के बाद क्या आता है 11, मतलब 121 कितना है, कितने का है वर्ग 11 का। जैसे 10 का है कितना 100 और 11 का कितना है 121, ये इससे बड़ा है। 11 का वर्ग जो है 121 वो 101 से बड़ा है, तो इसके मतलब इसके पास वाला वर्ग यही है 121। तो अब ये किसका है, ये 11 का वर्ग है। हम देखते हैं इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है सबसे इसको डिवाइड करके देखेंगे, सबसे इसको डिवाइड करके देखेंगे। यदि इससे छोटी जो अभाज्य संख्या है उससे है डिवाइड होता है तो है अभाज्य संख्या नहीं है, और यदि इनसे डिवाइड नहीं होता तो यह एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। जैसे 11 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी रहेंगी, जैसे 2, 3, 5, 7 और अब आती है 11। तो इससे छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी दी गई है, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या। अब सबसे पहले हम 2 से भाग दें, 2 से डिवाइड करें, तो हमको पता है कि यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका इवन नंबर, इसका जो यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है, ये अब एक विषम संख्या है। विभाजिता के नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम होता है या उसके इकाई के अंक पे 0 आता है तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन ये संख्या तो 2 से डिवाइड होगी नहीं, तो एक नंबर हमारा रिजेक्ट हो गया। अब 3 से करके देखें, 3 से इसका भी विभाजिता का नियम यह कहता है 3 का कि यदि संख्याओं को हम जोड़ें, जिसका हमको डिवाइड निकालना है उनको हम जोड़ें, यदि जोड़ने के बाद वो 3 से विभाजित हो जाए तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो हम देखेंगे 2 और 1 3 और 1 4, 4 एक ऐसी संख्या है जो कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो यह संख्या 3 से भी डिवाइड नहीं होती है। अब 5 से देखें तो 5 से वही संख्या डिवाइड होती है जिसमें यूनिट डिजिट में 5 हो या 0 हो, तो ना ही यहाँ 5 है ना ही यहाँ 0 है, तो 5 से यह कभी भी डिवाइड नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। तो हमारी 3 संख्याएं जो हैं रिजेक्ट हो चुकी हैं। अब देखेंगे हम 7, 7 से इसमें हम भाग देंगे तो कितना, 7 से देंगे तो 7 एकम 7, सॉरी इसमें देना है हमको, एक इसमें देना है, किससे देंगे आप 7 से, तो 7 से हम भाग दें 101 और 7, तो ये 7 से 7 एकम 7, कितना बचेगा 3 और 31 हो गया, 7 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यह संख्या हमारी जो है यह एक अभाज्य संख्या। अब बाकी ये संख्याएं जो दी गई इनमें आप यदि इन रूल्स को लगा के इनको यदि आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएंगी, ये सब संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। 101 हमारी एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई है जिसका निकटवर्ती वर्ग से जितने भी पहली संख्याएं रही हैं उनसे डिवाइड ना ही 2 से डिवाइड हुई है, ना ही 3 से हुई है, ना ही 5 से हुई है, ना ही 7 से हुई है, और फिर आ गए हम 11 पे 11 पे, ये तो इनसे किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये हमारा एक अभाज्य संख्या है। आइए इसका हम देख लेते हैं चेक करके कि बाकी संख्याएं जो हैं ये डिवाइड होती भी हैं या नहीं। तो देखते हैं, दिया गया है 141, हमारा आंसर तो 101 आ गया, लेकिन हम इनका भी पता चले कि इनमें से कौन सी डिवाइड होती है कि नहीं। तो हम देखते हैं 141 को डिवाइड करके, तो 141 के निकटवर्ती वर्ग कौन सा आएगा। हमने देखा है कि 11 का 121 हुआ, 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का होता है 169, 169 कितना होता है 169। तो इसके निकट ये वर्ग है, मतलब ये किसका है 13 का। 13 से जितनी छोटी अभाज्य संख्या है सबसे इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे कौन कौन सी होंगी। 13 से छोटी 2, 3, 5, 7, 11 और क्या होगी फिर 13, 13 से भी करके देखेंगे, ठीक है। तो 13 से छोटी, 13 से बिल्कुल नहीं करेंगे, 13 से छोटी जो संख्या हमसे डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहला नियम, इसके लास्ट में 2 नहीं है, 2 को रिजेक्ट कर दिया, फिर इनको जोड़ के 3 से भाग देंगे, 4, 5 और 1 6,
4 5 और 1 6, 6 मतलब 3 दूनी 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए कैसे, इसको हम यदि 1 4 1 को 3 से डिवाइड करें तो 3 चौके क्या होता है, 3 4 से 12, 3 चौके 12 होते हैं। तो 4 बार गया, कितना बचा 2, और 30 आते 21। 141 जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो गया है, तो यह एक अभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार आप इनको हल करके देख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा कि हम कैसे पता लगाएं कि संख्या अभाज्य है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी निकटवर्ती संख्या का वर्ग देखते हैं। निकटवर्ती संख्या का हमने वर्ग देखा और वर्ग को हमने फिर उससे छोटी वाली संख्या जो जितने का वर्ग है उससे छोटे वाली अभाज्य संख्याएं जो आएंगी, जैसे हमने यहाँ पे 11 का वर्ग देखा था, उससे छोटी वाली संख्या से हमने उसको विभाजित करके देख लिया। पहली वाली जो संख्या थी, जो ए नंबर पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, ये हमारा किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ था। उसके बाद बी का जो ऑब्जेक्टिव है वो डिवाइड हो गया, 141 3 से डिवाइड होता है, अभी हमने करके भी देखा। बाकी संख्याओं को अभी आप करके देख सकते हैं। एक जैसे एक उदाहरण और देखें, जैसे हम देखते हैं कि 93 सॉरी अभी तो देखते हैं 91। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है 91। आप लोग जानते हैं कि ये वैसे डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड होता है और ऐसी संख्या से डिवाइड होता है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 91 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं बताइए। तो सबसे पहले देखें 91 का जो हम देखेंगे वर्ग, 91 के पास वाला वर्ग देखेंगे तो 100 आता है। 100 किसका वर्ग है, 100 है 10 का वर्ग, 100 10 का वर्ग है। तो अब 10 का वर्ग 100 तो 10 से विभाजित होता है। अब इससे छोटे जो अभाज्य संख्या है उनको लिख लेंगे, जैसे 2 है 3 है 5 है और 7 है। ये संख्या है, ये 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। तो इसको हम डिवाइड करके देखें किससे डिवाइड होता है। सबसे पहले 2 से देखेंगे, 9 और 1, लास्ट में 1 है, इवन नंबर है नहीं है, 0 है नहीं, तो ये डिवाइड 2 से बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद हम 3 को देखें, 3 को देखें तो 9 और 1 कितना, इसको प्लस करने से यदि 3 से डिवाइड होगा तो 91 डिवाइड हो जाएगा। 9 और 1 होगा 10, और 10 कभी 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो 9 1 भी कभी 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया। 5 से देखते हैं, 5 का रूल ये बोलता है कि यदि लास्ट में 5 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 हो या 0 हो तो वो डिवाइड हो जाता है 5 से। तो ना ही यहाँ 5 है ना ही यहाँ 0 है, यह भी हमारा डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से देखते हैं 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 7 8 9, कितना बचेगा 2, तो कितना आ गया 21। 7 3 जा 21 होता है, 7 3 21 होता है, 7 3 जा 21 होता है। तो ये 13 7 91, ये हमने देखा ये 7 से डिवाइड हो गया, और 7 एक अभाज्य संख्या है, दी गई संख्या अभाज्य संख्या से डिवाइड हो गई है। तो 91 एक अभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है, 91 एक विभाजित संख्या है जिसको हम विभाजित कर सकते हैं। अभी हमने अभाज्य संख्याओं को डिवाइड करना भी सीख लिया है और अभाज्य संख्याओं का पता लगाना भी सीखा है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या। इसके बाद हम देखेंगे कि जुड़वा अभाज्य क्या होता है। जुड़वा अभाज्य क्या होता है, तो जुड़वा देखते हैं। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके बीच में केवल और केवल 2 का अंतर होता है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है, बे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में केवल और केवल 2 का अंतर होता है। आइए देखते हैं कैसे, जैसे हमने देखा 5 और 7, ठीक है, 5 और 2 कितना होता है 7। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य के बारे में देखा है हमने, क्या पढ़ा है कि वह 2 संख्याएं जिनके बीच में केवल और केवल 2 का अंतर होता है वो संख्याएं जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जुड़वा अभाज्य। जैसे 5 और 7 के बीच में 2 से अंतर है, ठीक है, और 7 से फिर यदि 9 देखें तो 9 एक भाज्य विभाजित संख्या है। 7 से हम सीधा कितने पर जाएंगे 11 पर, इसके बीच में बहुत ज्यादा 2-3 संख्याओं 3-4 संख्याओं का अंतर है। फिर हम देखें 11 और 13, 11 और 13 के बीच में भी 2 का अंतर है, 11 और 13 के बीच में 2 का अंतर है। फिर हम देखें यदि 19 और
17। इनके बीच में भी 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर। एक संख्या और देख लेते हैं, जैसे 51 नहीं 19 20 30 5 7 19 17। ठीक है, इतनी बहुत है, फिर आप करके देख सकते हैं। तो इन संख्याओं में हमने क्या देखा कि जुड़वा अभाज्य क्या होता है। जुड़वा अभाज्य क्या होता है, वे 2 संख्याएं जिनके बीच में केवल और केवल 2 संख्याओं का अंतर आता है, जिस 2 का अंतर होता है वो जुड़वा अभाज्य कहलाता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या या इसी को बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो किसी भी एक कॉमन संख्या से नहीं कटती है। वह संख्या जो किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कटती है, केवल और केवल 1 से कटती है, केवल और केवल 1 से कटती है, तो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं, जैसे हम देखें 3 और 7, 3 और 7 की बात करें, ठीक है, तो 3 और 7 एक ऐसी संख्या है जो किसी एक कॉमन संख्या से कभी नहीं कटेगा। जैसे 3 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो किसी एक कॉमन संख्या से नहीं कटेगा, किसी एक कॉमन संख्या से बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो यह एक क्या हो जाती है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वह होती है जो किसी एक कॉमन संख्या से बिल्कुल भी ना कटे और केवल 1 से कटे। ठीक है, 3 और 7 को देखा। अब हम देखते हैं जैसे 5 और 7। क्या देखते हैं, 5 और 7। 5 और 7 ऑब्जेक्टों में ये पूछे जाते हैं ये सब। देखें 5 और 7, तो 5 और 7 एक ऐसी संख्या, 1 से तो ये कटे, केवल 1 से कटता है, हमने देखा। तो 5 और 7 1 से कट जाएगा, 5 भी 1 से कटेगा, 7 भी 1 से कटेगा, लेकिन दोनों किसी भी एक उभयनिष्ठ संख्या यानी कॉमन संख्या से कभी नहीं कटेगा। तो यह भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर हम देखें 19 और 20। 19 और 20 यह भी एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब आप ये ना सोचें कि हमने यहाँ देखा कि दोनों अभाज्य संख्याएं थी इसलिए इनको सह अभाज्य संख्या बोला गया, यहाँ पर भी दोनों अभाज्य संख्या थी इसलिए इनको सह अभाज्य संख्या बोला गया। सह अभाज्य संख्या होने का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हों, उनमें हमारा मतलब सिर्फ ये है कि वो संख्याएं केवल कोई भी एक कॉमन नंबर से नहीं कटना चाहिए। इसमें हमने ये देखा, ये हमारी अभाज्य संख्या है, ये भाजित है, 20 जो है विभाजित है, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 19 और 20 एक ऐसी संख्या है जो किसी एक संख्या से कभी नहीं कटेंगी। जैसे 19 5 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 20 4 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, लेकिन 19 इन किसी संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम यदि काट के देखें तो ये किसी एक कॉमन संख्या से कभी नहीं कटेंगी, 19 और 20। तो देखने से ये बिल्कुल भी ना सोचें कि इनमें एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो यह सहअभाज्य नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितना भी सम संख्या लिखी रहे या विभाजित संख्या लिखी रहे, लेकिन दोनों संख्याएं किसी एक कॉमन संख्या यानी उभयनिष्ठ संख्या से कभी नहीं कटना चाहिए। 19 और 20 नहीं कटेगा। देखते हैं हम जैसे 8 और 15, 8 और 15, 7 देख लेते हैं। 7 देखा हमने, तो 7 और ये 15 जो दिया है यह भी कभी किसी एक संख्या से नहीं कटेगा। 7 और 15 एक संख्या, एक से कट जाएगा, लेकिन और अदर्स किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यह भी हमारा कौन सा संख्या हो गई, सह अभाज्य संख्या। यानी हमने क्या पढ़ा कि वह संख्या जो किसी एक कॉमन संख्या से नहीं कटती है, एक से हमेशा कट जाती है, तो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इनके हमने ये उदाहरण भी देखे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाज्य संख्या, ये हमने पढ़ा को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। आप देखेंगे भाज्य संख्या, आप जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होगी। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें सम संख्या रहे या जिसमें 2 से भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्या रहती है। 2 से नहीं, किसी भी संख्या से भाग चला जाए तो वो हमारी भाज्य संख्या रहती है। जैसे देखें 2 4
2 4 6 8 आगे तक पढ़े डैश डैश। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि 2 नहीं रहेगा, 2 तो हमारा अभाज्य में आता है, 2 नहीं रहेगा, 4 से शुरू होता है, 4 6 8 2। 2 को हम भाज्य संख्या में नहीं गिनते। अभी हमने देख लिया कि जिस संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर रहते हैं वह अभाज्य संख्या में आता है। 2 के सिर्फ 2 फैक्टर है, इसलिए यह भाज्य नहीं होगा, वह अभाज्य होगी। भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। किससे शुरू होती? 4 से। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, बताइए। सबसे छोटी तो 4। 4 एक ऐसी संख्या है, वह सबसे छोटी है और वह भाज्य संख्या है। सबसे छोटी है और एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यदि पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप 4 को आंसर कर सकते हैं। एक चीज और देखें, हमने 1 के बारे में पढ़ा है। 1 के बारे में आप जान लें कि 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 जो संख्या है वह ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो हमने आज कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा। एक चीज और देख लेते हैं। क्वेश्चन में आता है कि 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं बताइए। देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में आता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो हमारा इसका आंसर है 15। कितना? 15। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। फिर पूछा जाता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 100 तक 25। कितनी? 25 अभाज्य संख्या होती है। आपको गिनने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में हमेशा से आता है, तो आप याद रखें। आप याद रखें कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होंगी। गिन के देख सकते हैं, आप गिन सकते हैं, लेकिन बार बार गिनने से कोई मतलब नहीं है। यदि हम गिनते हैं तो हमारा टाइम खराब होता है। एग्जाम में टाइम की बहुत कीमती रहता है, बहुत वैल्यू रहती है समय की। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछे तो हम लिखेंगे कि 25 होती है। यदि वह पूछे कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछे, 1 से 200 तक, एक से 200 तक कितनी होती है? 46। 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्या होती। 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्या होती। हमने देखा 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्या होती हैं। और यदि पूछे 1 से 300 तक, 1 से 300 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो होती है 62 यानी 62। 62 यानी 62। 1 से 300 तक 62 अभाज्य संख्या होती है। इनको आप याद रख लें कि 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से 300 तक 62 अभाज्य संख्या होती हैं। तो हमने आज अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, को प्राइम नंबर पढ़ा, ट्विन प्राइम मतलब पढ़ा, द्वि अभाज्य संख्या, और नेचुरल नंबर पढ़ा, होल संख्याएं पढ़ी, इंटीजर पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, इनरैशनल नंबर। इन सब चीज़ों के बारे में छोटी छोटी जानकारी है जो हमने आज सीखा। और हमने आज हमारा मैथ्स का सिलेबस देखा है। और आज से हमारी ये क्लास जो है मैथ्स की संविदा वर्ग 3 की एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसे आप देखें। और ये आपको सब कुछ सिलेबस के अनुसार सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम क्वेश्चन देखेंगे कुछ जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। उन सब क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। और आपकी क्लास अब यही समाप्त होती है। धन्यवाद।